फाइल बनाते हैं फंक्शन डॉट जेएस और फंक्शन डॉट एचटीएमएल। एक एचटीएमएल के लिए फाइल बनाते हैं जेएस की। एक हमने यहाँ पे बना दिए फंक्शन डॉट जेएस फंक्शन डॉट एचटीएमएल के अंदर जेएस की जो फाइल है उसको लिंक कर देते हैं। चलो स्क्रिप्ट में यही लिंक करेंगे, तो स्क्रिप्ट सोर्स लिंक कर देते हैं फंक्शन डॉट जेएस। तो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क, जो किसी टास्क को परफॉर्म करे। और ये फंक्शन को रीयूज किया जा सकता है, रीयूजेबल कोड होता है। तो फंक्शन क्यों बनाते हैं, जब हमारा प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो जाता है, प्रोग्राम लेंथी होता जा रहा है, तो उस प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जिससे जो एप्लीकेशन होती है उसकी फंक्शनैलिटी भी इम्प्रूव होती है और उसको मैनेज करना भी आसान होता है। अब देखो, जब हम फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं बेसिकली। टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक तो हमारे पास आ जाएगा लाइब्रेरी फंक्शंस, जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं, रेडीमेड फंक्शंस भी कह देते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब देखो, जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो तो ब्रेंडन ईच ने जो फंक्शंस बनाए हैं, कंसोल डॉट लॉग अलर्ट वगैरह, ये सारे के सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। ये मैं यहाँ पे टीसी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर बनाएगा, मतलब हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन सीखने हैं। यहाँ पे यहाँ में लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फंक्शन टैग्स तो वही रहेगा। देखो, जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं उसके 2 पार्ट्स होंगे। एक तो होगा हमारे पास जो यूजर होता है उसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन यूजर की। दूसरा उसका कॉलिंग पार्ट होता है, जिसको हम इनवॉक भी कह देते हैं। कॉल करना है, इनवॉक करना। अब जब यूजर की डेफिनेशन बनाते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या रहता है, उसको लिखने का मेथड क्या रहता है कि जब भी तो सिंटेक्स इसका कुछ कॉमन सिंटेक्स होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन लिखने के बाद जो भी फंक्शन बनाओगे उसका नेम टाइप कर दो। यहाँ पे फंक्शन का नेम कुछ भी लिख सकते हो, बट फर्स्ट जो फंक्शन वर्ड है वो मैंडेटरी है लगाना। और यहाँ पर मेरे पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी ऑप्शनल है, मतलब फंक्शन के अंदर लगा भी सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है। प्रॉम्प्ट्स लिख दिया मैंने पैरामीटर के लिए, ये इसका रुक गई। अभी आ रही है स्क्रीन रिटर्न। और यहाँ पर हम रिटर्न करा सकते हैं कुछ भी। रिटर्न के अंदर हम स्ट्रिंग भी रिटर्न करा सकते हैं, बूलियन भी रिटर्न करा सकते हैं, एरे भी रिटर्न करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुछ भी रिटर्न हो सकता है। और जब हम इसको कॉल करेंगे तो रिटर्न वाला फंक्शन भी हो सकता है, विदाउट रिटर्न वाला भी हो सकता है। फिलहाल रिटर्न पार्ट भी क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है।
कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन का नेम आएगा, और उसके बाद इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, पैरामीटर भी बोलते हैं, तो जो भी ARGS लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये भी हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। शॉर्ट, ये है फंक्शन को बनाने का मेथड। सिंटैक्स ये बनाने का है, ये उसको कॉल करने का है। हाउ टू राइट, उसको लिखते कैसे हैं। तो यहाँ हम बनाते हैं भाई फंक्शन, फंक्शन वर्ड यूज ही करना है। उसके बाद जैसे मैंने फंक्शन बना दिया, उसका नाम रख दिया मैसेज, यही सिंटैक्स बताया था। और जब इसको कॉल करेंगे तो क्या लिखेंगे, मैसेज, क्योंकि जब तक इसको कॉल नहीं करोगे चलेगा ही नहीं सिस्टम, ठीक है। जब तक हम कॉल नहीं करेंगे नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो अगर इसका आउटपुट चेक करेंगे अभी, तो इसमें हेलो वर्ल्ड का मैसेज हमें कहाँ पर शो होगा, कंसोल स्क्रीन के ऊपर। तो जो कंसोल स्क्रीन है वहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब इस फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हो। एक बार और कॉल कर दिया तो मैसेज, जो भी इसके अंदर ब्लॉक है फिर से चल जाएगा, तो एक और आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसी तरह से हम मैसेज ऐसे भी टाइप कर देंगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा। बाकी सबको वीडियो आ रहा है? सत्यम, अमित, हम्म, एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखो। अभी ठीक आ रहा है? सत्यम रीज्वाइन करके देखिए एक बार, कभी उधर से प्रॉब्लम हो हमारे एंड से। जितनी बार चाहे उतनी बार फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, रीयूजेबल कोड होता है। तो 3 बार मैंने इसको कॉल किया तो यहाँ पे रिजल्ट में 3 टाइम्स आया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा था। अब ये जो फंक्शंस हैं, फंक्शन को हम किसी कंडीशन के बेस पे भी कॉल कर सकते हैं, लूप में भी कॉल कर सकते हो, कैसे भी कॉल कर सकते हो। तो किसी को रट्टा यहाँ पे मारना नहीं है कि मैं कहता हूँ इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरा मैसेज नाम का जो फंक्शन है वो चल जाए। तो ये चल गया है क्योंकि कंडीशन मैंने क्या डाल रखी है, ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स डालूंगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंडीशन के बेस पे कॉल कर सकते हो, लूप में कॉल कर सकते हो, कैसे भी चलाया जा सकता है फंक्शन को, सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो। अब ये जो फंक्शन है अगर मैं इसको लूप में कॉल करूंगा तो ये मेरा फंक्शन 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब जो भी मैसेज फंक्शन के अंदर लॉजिक होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा लॉजिक हो, वो मेरा 5 टाइम्स चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल था ये फंक्शन का, कि फंक्शन कैसे बनाते हैं और कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन का नाम रखोगे, एक तो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो फंक्शन का नेम नहीं रखना कि फंक्शन नाम से कोई फंक्शन नहीं बना सकते, इफ नाम से कोई फंक्शन नहीं बना सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब भी फंक्शन का नेम रखोगे बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, वही वेरिएबल वाले रूल हैं सारे के सारे। अब यहाँ पर जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उसमें एक तो कॉलिंग होती है। अगर इसके टाइप्स की बात करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो बना रहे हैं हम, तो एक तो विदाउट पैरामीटर का होगा,
ठीक है। फंक्शन जो होगा, फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स लिख देता हूँ, पैरामीटर कुछ भी, आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अभी जो एग्जांपल मैंने दिया था वो नो रिटर्न वैल्यू और नो ही आर्ग्यूमेंट का है। तो इसमें हमारे पास फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट तो हो सकते हैं, सेकंड वाले में रिटर्न वैल्यू नहीं है, थर्ड वाले में मैंने कहा हैविंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न भी हो सकता है। तो बहुत हो सकता है इसके अंदर रिटर्निंग का स्टेटमेंट। अच्छा, इसके अंदर फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न। ठीक है, तो फंक्शंस अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था इसमें देखो ना तो कोई आर्ग्यूमेंट पास किया है ना ही कोई रिटर्न वैल्यू, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल छोटा सा भी बनाया था। ये इसी के अंडर कंसिडर होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसके अंदर कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं। अब जो सेकंड वाला एग्जांपल फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट्स है बट रिटर्न वैल्यू नहीं है, फर्स्ट वाले में दोनों ही नहीं है। तो फंक्शन हमने एक सम नाम से फंक्शन बना दिया। ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, सम। तो मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं। अब ऐड करने के लिए फंक्शन बनाया है सम, किसको ऐड करेगा, मैं यहाँ से डेटा पास करता हूँ ऐसे 10, 20। ये जो मैंने 10, 20 यहाँ पे पास किए इस फंक्शन में, इनको हम क्या कह देंगे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से गए, और जब हम इनको वेरिएबल के अंदर कॉपी करते हैं x, y, तो क्या होगा, जो ये 10 है ये पहुंच जाएगा x के अंदर, जो 20 है वो कॉपी हो जाएगा किसमें, y के अंदर। तो इनको हम यहाँ पे पैरामीटर्स भी बोल देते हैं। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। ऐड डायरेक्ट कर सकते हो या वेरिएबल लेके भी कर सकते हो कि एक्स्ट्रा वेरिएबल लेट सम, यहाँ पे लिख दिया मैंने रिजल्ट, तो कहा कि रिजल्ट इसको ऐड करें x प्लस वाई, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको रिटर्न नहीं कर रहा, अभी मैं प्रिंट करा रहा हूँ, रिटर्न वाला नहीं है। तो हमने कहा कि जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे शो कर दो। मैंने लिख दिया कि टोटल, टोटल के सामने टोटल आ जाए, डॉलर करली ओपन करली क्लोज, और वेरिएबल एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यहाँ पे लग गया। तो देखो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 30। टोटल हमारा आ गया 30, क्योंकि जो 10 था वो 10 कॉपी हो गया x में, 20 कॉपी हो गया y में। तो फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको क्या कर दिया, स्क्रीन पे रिजल्ट को शो करा दिया। ठीक है, तो स्क्रीन पे रिजल्ट को हमने क्या किया, शो कर दिया। और यही, ये एग्जाम्पल हमारा किसका हो गया, आर्ग्यूमेंट्स वाला, बट इसमें रिटर्न वैल्यू नहीं है। सेकंड वाला ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया, इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं बट कोई रिटर्न वैल्यू हमने इसमें पास नहीं की। तो ये सेकंड वाला केस हो गया फंक्शन का।
थर्ड वाले में क्या है, आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और रिटर्न वैल्यू भी है, तो इसी में थोड़ा चेंज करेंगे और रिटर्न वैल्यू वाला बन जाएगा। बस इस आंसर को यहाँ पे शो करने की बजाय, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा इसको, ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे कि जो भी आउटपुट आ रहा है उसको यहाँ से क्या करो, वापस भेज दो रिटर्न। तो जो रिजल्ट निकला टोटल उसको हमने कर दिया रिटर्न। अब रिटर्न कौन कर रहा है, सम फंक्शन, तो इसको यहाँ पर हम स्टोर कर लेते हैं वही वेरिएबल के अंदर, कि जो भी इस फंक्शन का रिजल्ट आएगा उसको हमने टोटल में स्टोर कर लिया। तो जो भी आउटपुट आएगा इसका वो किस में स्टोर हो जाएगा, टोटल नाम के वेरिएबल में, उसको स्क्रीन पे शो कर दिया। यहाँ पर इसका रिजल्ट मतलब इसका जो आउटपुट है ना दिखाकर, वो डायरेक्ट नीचे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट अभी भी सेम ही आएगा। अच्छा, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा टोटल वेरिएबल। तो ये हमारा देखो अब भी 30 ही आंसर आ रहा है। ये रिटर्न वाला फंक्शन है कि कोई फंक्शन है, उसने कुछ भी टास्क परफॉर्म किया और उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद उस टास्क को रिटर्न कर दिया है वहां से। तो उस रिटर्न टास्क को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके किसी अदर फंक्शन के अंदर भी पास कर सकते हैं। तो ये हमारा सम फंक्शन था। सॉरी, कौन सा सम, नहीं क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न वाला और आर्ग्यूमेंट्स वाला, थर्ड वाला जो कीज है ये। पूरे क्लास केस में क्या किया हमने, आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए, रिटर्न वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहा है, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, रिटर्न वैल्यू, एक मिनट, ये है आर्ग्यूमेंट फंक्शन हैविंग आर्ग्यूमेंट, अच्छे तो सारे एक जैसे ही हो गए, फंक्शन हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं जाएगा, बट रिटर्न वैल्यूज के अंदर जाएगी। ये लास्ट वाला केस, तो आर्ग्यूमेंट यहां से हम रिमूव कर देते हैं, तो इधर भी कुछ नहीं जाएगा इसमें। तो x और y की वैल्यू को डिफाइन करने का काम कौन करेगा, यही करेगा। x में 10 है, y में 20 है, और फिर ये जो रिजल्ट है, मतलब ये जो सम फंक्शन है इसके पास डेटा कहीं और से नहीं आ रहा, ये सिर्फ डेटा को भेज रहा है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही डिफाइन कर रहा है, वेरिएबल कौन कौन से लेने हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है, और जो रिजल्ट आएगा उसको ये वापस रिटर्न कर रहा है, जिसको हम स्टोर करा रहे हैं टोटल के अंदर। तो टोटल हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये 4 केसेस थे इस टाइप से, मतलब रिटर्न वाला बना सकते हैं, विदाउट रिटर्न वाला बना सकते हैं, किसी भी टाइप का फंक्शन देखने को मिल सकता है। पर बनाने का मेथड वही है, फंक्शन में एक डेफिनेशन होगा और एक कॉलिंग पार्ट होगा, दो चीज़ें फंक्शन के अंदर होंगी ही होंगी। तो अब हम एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ आके रख दिया, चलो आरके को मैंने नीचे कॉल किया। तो यहाँ से मैं कहता हूँ इसमें लेके जाओ 20 30 दो नंबर, उनको हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में, के में स्टोर करा दिया, पी में स्टोर करा दिया। अब यहाँ मैंने एक एक्स की वैल्यू डाल दी है 70। तो एक्स को हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर पास ना करके डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल बनाया, और
उसकी वैल्यू असाइन कर दी, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो k को ऐड कर दिया है प्लस e को प्लस x को, तो हियर x इज डिफ़ॉल्ट, देखो ऐड हो चुका 120। तो जो x है यहाँ पर, x एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब यही है कि वेरिएबल को बनाना और जहाँ पर पैरामीटर्स असाइन करते हैं वहीं पर डायरेक्ट उसकी वैल्यू भी पास कर देना। तो इन्हीं को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। जितने चाहे उतने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा हम एंड में पास करते हैं, ये ध्यान रखना होता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का। एक यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का भी यूज़ है। रेस्ट ऑपरेटर जो, तो रेस्ट ऑपरेटर ये होता है ट्रिपल डॉट, इसको स्प्रेड ऑपरेटर भी कहते हैं, रेस्ट ऑपरेटर भी। तो जब हम फंक्शन में इसको पास करते हैं तो ये रेस्ट ऑपरेटर का काम करेगा। 3 डॉट्स लिप्स भी इसको कह देते हैं। ध्यान है, रेस्ट ऑपरेटर ये 3 डॉट्स है। चलो हम इसमें फंक्शन बनाया मैंने सम नाम से, और हम चाहते हैं कि जितने भी नंबर हो उतने ऐड हो जाएं। यहाँ पे मैं सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और इधर से देखो तुम कितना भी डेटा पास कर सकते हो, कोई लिमिट तो है नहीं कितने आर्ग्यूमेंट चाहेंगे। तो ऐसे केस में हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज, स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर उसका यूज़ करते हैं, ट्रिपल डॉट, और इसका एक नाम रख लेते हैं। तो ज़्यादातर हम इसको आर्ग्यूमेंट्स रख दिए। यहाँ पर ARGS कुछ भी रखा जा सकता है, ARGS। अब देखो यहाँ मैंने लिया लेट कि टोटल है इनका 0, ठीक है। टोटल 0 है तो हमें आर्ग्यूमेंट भी चेक करने पड़ेंगे कितने हैं। तो अब लगेगा लूप, कितने आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, i 0 से चलेगा, एरे का केस बनेगा यहाँ पर। और i कब तक चलेगा, जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं उसकी लेंथ निकाल लो, तो उससे पता लग जाएगा कितने आर्ग्यूमेंट नीचे से पास हो रहे हैं। यहाँ पर मैं उनको ऐड कर देता हूँ कि जो टोटल होगा वो होगा टोटल प्लस ARGS, और इसके अंदर पास कर दिया i, क्योंकि i 0 होगा तो पहला आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे। और टोटल को इसके बाहर प्रिंट कर देते हैं कि सम कितना आ रहा है, डॉलर करली ओपन करली क्लोज, और इसमें मैंने सम डाल दिया। ये तो फंक्शन प्रिंट हो गया डायरेक्ट। अच्छा, फंक्शन का नाम भी सम रख दिया। तो यहाँ पर तो टोटल रखना था, टोटल लिखा हुआ वेरिएबल। तो देखो ये आ गया 6, क्योंकि 3, 2, 5, 4, 1, 6। मैं कुछ और डेटा पास करता हूँ इसमें, जैसे मैंने पास कर दिया 10, 30, तो देखो 46 आ गया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 100 भी पास करोगे, जितने चाहे उतने पैरामीटर पास कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, जैसे एक्सेल के अंदर लगता है। तो ये रेस्ट ऑपरेटर का सिंटैक्स है कि रेस्ट ऑपरेटर में क्या क्या पास किया जा सकता है। तो रेस्ट ऑपरेटर में हम क्या क्या पास कर सकते हैं, ये था तुम्हारा रेस्ट ऑपरेटर, 3 डॉट हम उसको पास करते हैं रेस्ट। तो रेस्ट ऑपरेटर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, बाकी बेसिक फंक्शन, और नेस्टेड फंक्शंस तो वही है कि फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करना, नेस्टेड फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ फंक्शन बनाया मैंने आर के, ठीक है, और एक फंक्शन मैंने और बनाया है, जेके फंक्शन बना दिया, एक और फंक्शन बना दिया,
ये फंक्शन बना दिया है, तो मैं कहता हूँ आर के जो फंक्शन है वो जेके को कॉल कर रहा है, और यहाँ पे लिखा है हेलो आर के। और जो जेके फंक्शन है हेलो जेके, और ये कॉल कर रहा है पीके को। ये फंक्शन हो गया। अभी देखो, आर के ने जेके को कॉल किया, जेके ने पीके ने किसी को कॉल नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं, आर के को जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक चलेगा ही नहीं है, तो आर के को कॉल कर दिया। अब इसका आउटपुट देखोगे कि हेलो जेके आया, हेलो पीके आया, हेलो आर के आया। तो ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखो पहले आर के को कॉल किया तो ये सीधा सर्च करेगा आर के फंक्शन कहाँ है। तो जब ये आर के फंक्शन के अंदर गया तो इसने देखा यहाँ पर जेके है, तो जेके के पास गया, और जब ये जेके के पास गया तो इसने मैसेज दिखा दिया हेलो जेके, और फिर पीके को कॉल किया हेलो पीके, और जब इसका काम फिनिश हो गया लास्ट में फाइनली इसने कॉल किया हेलो आरके। ये नेस्टेड कॉन्सेप्ट, नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर सकता है, दूसरा फंक्शन तीसरे को कॉल कर सकता है, या फिर एक फंक्शन बहुत सारे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। ये फंक्शन का मैकेनिज्म था कि फंक्शन, अब इसमें एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एरो फंक्शन, ठीक है, या फिर जिसको हम एनोनिमस फंक्शन, क्या हम्म कॉल नहीं करा सकते, फंक्शन पास कर सकते हैं। फंक्शन पास कर सकते हैं, कॉल नहीं होगा, कॉल अंदर ही होगा। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर फंक्शन को पास किया जा सकता है, कॉल नहीं कर सकते यहाँ पर। पता लग गया मुझे क्या पूछ रहा है। फंक्शन पास कर सकते हैं, फंक्शन को किसी भी लैंग्वेज में पास किया जा सकता है, ओनली जावास्क्रिप्ट में नहीं, किसी में भी पास कर सकते हो, बट कॉल नहीं कर सकते वहाँ पर, कॉल अंदर बाद में ही करना पड़ता है। नेक्स्ट कौन सा था, एक तो एनोनिमस फंक्शन है, एक एरो फंक्शन है, आई एफ ई फंक्शन है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, आई एफ ई फंक्शन जिसको इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, इमीडिएटली एज पर इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है। अच्छा, सबसे पहले एनोनिमस फंक्शन का मतलब होता है कि जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो, फंक्शन हैविंग नो नेम, नेमलेस फंक्शन भी कह सकते हो इसको, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन देखते हैं किस तरीके से। तो एनोनिमस फंक्शन का मतलब है यहाँ पर वही फंक्शन हैविंग न्यू नेम, कि हमें पता है कि जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं a इज इक्वल टू 10, हम इसमें क्या कर सकते हैं,
वेरिएबल के अंदर हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर हम एरे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल के अंदर हम ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। तो सिमिलरली वेरिएबल के अंदर हम किसी फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और ये फंक्शन बना दिया, इसका कोई नाम नहीं है। देखो फंक्शन है, बेसिकली सिंपल फंक्शन जो होता है फंक्शन, फंक्शन का कोई नाम नहीं रखा। और यहाँ पर चाहो तो डायरेक्ट कंसोल हेलो वर्ल्ड, ये इसमें पास कर दिया है। अभी चलेगा तो नहीं, क्योंकि जब तक इसको कॉल कैसे करूँ, इसका नाम तो कुछ है ही नहीं। तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर, टेस्ट नाम से स्टोर कर दिया। अब क्या हुआ, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं था, तो जिस वेरिएबल में इसको स्टोर किया है वही इस फंक्शन का नेम बन गया। इसका कोई नेम था नहीं, बट यहाँ पर क्या नाम बन गया, टेस्ट। तो जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका नेम होगा टेस्ट। तो टेस्ट से ही हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, टेस्ट हेलो वर्ल्ड। तो टेस्ट से हम करेंगे फंक्शन को एग्जीक्यूट, यही था। और अब यही केस हम एरो फंक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है स्केल नाम से। हाँ बोलो क्या है? फंक्शन स्टोर किया है ना इसमें, तो फंक्शन तो ऐसे ही कॉल होगा ना। वेरिएबल के अंदर फंक्शन स्टोर कर रखा है, तो फंक्शन जैसे कॉल होता है वैसे ही होगा। ठीक है, फंक्शन को कॉल करने का मेथड सेम रहेगा। ऐसे कुछ नहीं चलेगा, क्या आएगा स्क्रीन पे, कुछ भी नहीं आएगा ऐसे। ऐसे आएगा, लैंग्वेज का जो रूल है वो तो चलेगा ना अपना, इतना वो ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो वहां पर, ऐसे कॉल कर दोगे फिर। वो तो सिर्फ फंक्शन को नाम दिया है ना, कॉल तो वैसे ही होगा जैसे चलता है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है जैसे कि स्केल, और सेम वही फंक्शन है। मैं यहाँ पर इसका नाम, फिलहाल मैं इसको रिटर्न वाला फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर, रिटर्न। तो रिटर्न में हम क्या करते हैं, रिटर्न करने से पहले मैंने स्केल को कॉल कर दिया नीचे, SQUARE स्केल कॉल कर दिया। यहाँ पर भी नाम चेंज कर लेते हैं। अगर मैं कुछ भी रिटर्न करता हूँ, यहाँ पर हेलो रिटर्न करता हूँ तो चलेगा, बट स्क्रीन पे नहीं आएगा कुछ भी। क्यों नहीं आएगा, कि कंसोल तो है ही नहीं कहीं पर, रिजल्ट तो कंसोल दिखाएगा। तो मैं या तो इसको ऐसे कॉल कर दूँ इसके, या फिर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के कर दूँ। अभी हेलो मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ से एक पैरामीटर पास करता हूँ 8। तो 8 यहाँ से जो गया है आर्गुमेंट्स, यहाँ पर इसके लिए वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा x, और रिटर्न में मैं कहता हूँ x इंटू एक्स रिटर्न कर। तो अब क्या होगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ गया कितना, 64। कौन सा, वो तो आज कौन सा रिटर्न, ये ब्राउजर में कहाँ दिख रहा है, कंसोल में ही तो आ रहा है। ब्राउज कुछ भी नहीं दिखेगा, कैसे दिख जाएगा ब्राउजर में, कंसोल में कहीं कुछ नहीं दिखेगा। स्क्रीन पे जो शो करने की कमांड होती है वो तो लगाई ही नहीं कहीं।
स्क्रीन पे या तो कंसोल शो करता है या अलर्ट शो करता है या डॉम शो करता है, कोई कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं तो कैसे दिखा देगा। तो यहीं पर मैंने एक्स इंटू एक्स किया था। अब मैं कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन कर दूं, अगर मैं सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ लिखूंगा ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। वही चीज यहाँ पर है, वो तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में रखेगा उसको, मैंने डिस्प्ले का कोड ही नहीं लगाया कहीं। ये स्केयर का प्रोग्राम मैंने यहाँ पर किया है, इसी प्रोग्राम को अब मैं एरो फंक्शन से करता हूँ, सेम ही प्रोग्राम है। तो जब एरो फंक्शन बनाते हैं तो एरो फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन वर्ड यूज नहीं होता एरो के अंदर। दूसरा, पैरेंथेसिस तो लगेगी एज इट इज, पैरेंथेसिस के बाद यूज होता है ये एरो, मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल, इसको कहते हैं एरो। तो देखो ये चल गया, सेम रिजल्ट है, ये एरो फंक्शन होता है। एरो फंक्शन क्या करता है, कोड को थोड़ा छोटा कर देता है। छोटा मतलब कि अगर मैं यहां से करली ब्रैकेट हटा देता हूं और इसको एक ही लाइन में एक्सेस करूंगा, अभी तो ये एरर देगा। बट जब एरो फंक्शन वन लाइनर होता है, वन लाइनर सिंगल लाइनर जिसको कहते हैं, तो रिटर्न कीवर्ड लगाने की नीड नहीं होती, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिटर्न कर देता है। ये 64 आ गया तो कोड काफी छोटा हो गया है। और एक केस ये भी है कि अगर मैं यहां पर ये जो पैरेंथेसिस हैं, अगर हम ये भी क्या होती है ऑप्शनल, अगर मैं इनको भी रिमूव कर दूंगा तब भी प्रोग्राम चलेगा और रिजल्ट वही देगा 64। विद पैरेंथेसिस चलाओगे, विदाउट पैरेंथेसिस, तो विदाउट पैरेंथेसिस तभी काम करेगा जब एक सिंगल पैरामीटर गया हुआ है। दो पैरामीटर डाल दूंगा फिर नहीं चलेगा, फिर तो पैरेंथेसिस यहाँ पे लगानी कंपलसरी हो जाएगी, नहीं तो उसको पता कैसे लगेगा कि दूसरा डेटा, दूसरा वेरिएबल स्टोर किसने। ये यहाँ पर ध्यान रखना, अब चल गया 8x6। तो ये जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसके एरो फंक्शन के, मतलब इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो कोई चीज़ है नहीं, बाकी तो प्रोग्राम के कोड के अंदर लगता है। तो ध्यान यही रखना है कि वन लाइनर जो एरो फंक्शन होता है उसमें रिटर्न कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रिटर्न करता है। बट अगर हमारा कोड एक लाइन से ज्यादा जाता है और हम करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं तो फिर रिटर्न लगाना पड़ेगा एरो फंक्शन के अंदर भी, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। तो एनोनिमस फंक्शन चेक कर लिया, एरो फंक्शन देख लिया हमने। एक मैंने यहाँ पे IIFE का कोड भी लिखा था। तो IIFE का मतलब क्या होता है कि मैं विदाउट नेम, जैसे मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो ऐसे फंक्शन बनाया और ऐसे कॉल कर लिया, ये इसी को IIFE फंक्शन कहा जाता है। इसको बना के इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बनाया और तुरंत कॉल कर दिया उसको। ये हमारे पास एक फंक्शन है, एनोनिमस ही है, हेलो JS। अब ये एरर देगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको मैं रैप कर सकता हूं किसके अंदर, एक पैरेंथेसिस के अंदर। फंक्शन को रैप कर दो पैरेंथेसिस के अंदर, एंटायर फंक्शन को, और फिर पैरेंथेसिस को कॉल कर लो, बस चल गया फंक्शन। ये है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। तो एम्प्टी फंक्शन जो हमारे पास एक फंक्शन था विदाउट नेम का, उसको पैरेंथेसिस के अंदर डाला तो तुरंत ही कॉल कर दिया है उसको पैरेंथेसिस से, एम्प्टी से। तो ये फंक्शन के कॉन्सेप्ट थे, फंक्शन बनता कैसे, किस टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हारा थोड़ा एडवांस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है हाई ऑर्डर्ड फंक्शन क्या होते हैं। हाई ऑर्डर्ड फंक्शन, तो हाई ऑर्डर्ड अगर फंक्शन की हम बात करते हैं यहाँ पर, हाई ऑर्डर्ड फंक्शन, हाई ऑर्डर्ड फंक्शन यही होते हैं कि अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर
पैरामीटर के रूप में किसी दूसरे फंक्शन को पास कर दूं तो उसको हाई ऑर्डर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है बट रिटर्न करते हुए वो किसी फंक्शन को ही रिटर्न कर देता है, तब भी हम उसको क्या कहते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ, पहले कॉलिंग, इसमें कॉलिंग पहले कर सकते हो, कॉलिंग बाद में कर सकते हो, चल जाता है जावास्क्रिप्ट पाइथन में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, चलो एक टेस्ट नाम का फंक्शन है, इसको कॉल कर दिया है। कॉल किया, इसमें मैंने कहा इसमें दो चीज़ें ले जाओ, एक तो मैंने कहा एक एप्ट्रॉन ले जाओ, और मैंने कहा एक फंक्शन और दे रहा हूँ ये भी ले जाओ इसके अंदर। पूरा का पूरा फंक्शन भी मैंने इसमें डाल दिया बनाकर, तो फंक्शन को डिफाइन भी किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये फंक्शन डाल दिया, और इसका कुछ भी बोल सकते हो, इसको मैं क्या देता हूँ, इनर फंक्शन, कुछ भी नाम दे दो इसका। तो एक तो फंक्शन के अंदर मैंने स्ट्रिंग को पास किया, दूसरा एंटायर फंक्शन ही एज ए पैरामीटर पास कर दिया है यहाँ पर। तो जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है, कर सकते हो। अब फंक्शन को क्रिएट कर लो, कहीं भी ऊपर नीचे ये फंक्शन बनाया जिसका नाम है टेस्ट। तो जब हम ये टेस्ट फंक्शन बनाएंगे तो एप्रन को कॉपी कर लिया है टाइटल वेरिएबल में। अब इस फंक्शन का तो कोई नाम है ही नहीं, तो मैं इस फंक्शन का नाम भी दे देता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने सी भी नाम रख दिया, कॉल बैक, कुछ भी नाम रख सकते हो। और टाइटल को जब मैं कॉल करूंगा तो टाइटल तो आ जाएगा एप्रॉन, बट फंक्शन तो नहीं चला, क्योंकि वो तो बना है, कॉल थोड़े ना हुआ है। तो फंक्शन का नाम रखा है सीबी, अब वो कॉल होगा सीबी से, ये मेरा इनर फंक्शन भी कॉल होगा। तो ये हाई ऑर्डर्ड फंक्शन का एग्जाम्पल है कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को डायरेक्ट पास किया जा सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है, वो भी हाई ऑर्डर्ड की कैटेगरी में आएगा। फंक्शन टेस्ट, और मैं कहता हूं ये टेस्ट फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। देखो रिटर्न हम करा सकते हैं हेलो, पता है कि हम हेलो रिटर्न करा सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। टेस्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, तो कॉल करने से पहले मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, लेट के। ऐसे भी चला सकते हो डायरेक्ट के हेलो आ गया मेरे पास। तो ये जो पार्ट है यहां पर भी फंक्शन बना सकते हो। मैं कहता हूं ये फंक्शन को ही रिटर्न कर रहा है। इनर फंक्शन, देखो क्या ऐसे चला, नहीं चला। इसने तो क्या किया, कंप्लीट कोड दे दिया मुझे कि जो भी टेस्ट फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको के में स्टोर करो और के को स्क्रीन पे दिखाओ। तो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, उसने कंप्लीट फंक्शन दिखा दिया। इसने तो कोई गलती की नहीं, जैसा हमने बोला वैसा काम इसने कर दिया। पर मैं कहता हूं कि इस फंक्शन में जो डेटा लिखा, जो भी मैसेज है वो दिखाओ स्क्रीन पे। वो तो तब दिखेगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये तो क्रिएट हुआ है सिर्फ। तो जो टेस्ट फंक्शन रिटर्न कर रहा था उसको हमने के में स्टोर कर लिया, तो जो भी ये रिटर्न कर रहा था वो के में स्टोर हो गया। तो ये रिटर्न कर रहा था एक फंक्शन, उसको के में स्टोर कर दिया, तो फंक्शन का नाम हो गया के। अब इसको फंक्शन की तरह ही कॉल करना पड़ेगा, तब इसका आउटपुट दिखेगा इनर फंक्शन। तो यहां पर हमें कंसोल लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि कंसोल ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है। तो ये मेरा अंदर वाला फंक्शन चला, ये भी हाई ऑर्डर्ड फंक्शन का एग्जाम्पल है। और रिटर्न कितना भी लंबा हो सकता है इसके अंदर, मैं यहां पर भी रिटर्न वर्ड लगा सकता था। आउटपुट सेम कैसे आया, कुछ भी नहीं आएगा इसका आउटपुट। हमें इसको थोड़ा और मैनेज करना पड़ेगा कि जो ये के फंक्शन आ रहा है
मैंने इसका नाम रख दिया RES, और क्योंकि ये भी रिटर्न कर रहा है और RES को मैंने स्क्रीन पे चेक किया। अब इसका आउटपुट देखेगा इनर फंक्शन। ये हाई ऑर्डर्ड फंक्शन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास किया जा सकता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है कंप्लीट फंक्शन को। तो ये तो हमने हाई ऑर्डर्ड फंक्शन बनाए हैं, जावा स्क्रिप्ट में बने बनाए भी हाई ऑर्डर्ड फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट हाई ऑर्डर्ड फंक्शन। कौन सा टाइटल? वो तो नीचे से पास कर रहा हूँ ना, जो डेटा पास करूंगा वही तो जाएगा उसमें। जब भी दिखाना है टेस्ट को कॉल कर दो, क्योंकि टेस्ट को कितनी बार ही कॉल किया जा सकता है। इनबिल्ट जो हाई ऑर्डर फंक्शन है, अब इस कॉन्सेप्ट थोड़े दो चार, जैसे कि सेट टाइम आउट है। सेट टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन है बना हुआ। बहुत सारे हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। सेट टाइम आउट है क्योंकि सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर एक फंक्शन पास किया जाता है, इसका सिंटैक्स सही है, इसके अंदर एक फंक्शन पास करोगे, वो एरो फंक्शन भी हो सकता है, विदाउट एरो भी हो सकता है, और दूसरा उसके अंदर जो पैरामीटर जाता है वो टाइमर जाता है। तो टाइमर मैंने जैसे कि 3000 शो कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ लोडिंग, तो आफ्टर 5 सेकेंड के बाद हमें ये आउटपुट दिखेगा। अभी तो दिख जाएगा तुरंत क्योंकि मैंने पहले ही चला दिया है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो फिर लोडिंग आएगा, और जैसे ही 5 सेकेंड कंप्लीट होंगी तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगी। तो ये भी हाई ऑर्डर फंक्शन हमारे पास, सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, ठीक है, क्लियर इंटरवल है, ये सारे कैसे कैसे हाई ऑर्डर फंक्शन है, प्रॉमिस है। तो अब इससे ये क्लियर हो गया कि हाई ऑर्डर फंक्शन होता क्या है। गायब होना चाहिए तो ई फेल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी ना। वो तो मैंने डायरेक्ट चला रखा है, वो तो ई फेल्स कंडीशन लगेगी। ठीक है, एपीआई के केस में ई फेल्स कंडीशन लगती है।
लोडिंग वोडिंग गायब हो जाएगा इफ एल्स कंडीशन लगेगी, इसकी जो सेकंड्स 3 सेकंड हो जाती है तो लोडिंग को हटा दो बस, तब उसमें कुछ नहीं आना चाहिए। वो बाद में जब प्रोजेक्ट करोगे धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी समझ में। फिलहाल सेट टाइम आउट है, ये कैसे चलेगा? अब इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है वो प्रोमिसेस का आता है। प्रोमिसेस वगैरह कैसे बनती है? प्रोमिस, ठीक है, प्रोमिसेस क्या होती हैं? तो प्रोमिसेस की जरूरत क्या पड़ती है? प्रोमिस क्या होता है? एक फ्यूचरिस्टिक टास्क होता है कि फ्यूचर में कोई टास्क हमारा परफॉर्म होने वाला है, और जो टास्क फ्यूचर में परफॉर्म होने वाला है अब उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो मतलब फेल भी हो सकता है और एग्जिट सक्सेस भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। प्रोमिस से पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ कि प्रोमिस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सिंक का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो होती है, सिंक एंड एसिंक। एसिंक्रोनस मतलब वेट नहीं करती है जावास्क्रिप्ट, जिसका टाइमर कम होता है पहले चला देती है। और सिंक्रोनस मतलब सीक्वेंस वाइज चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, फिर मैंने 3 कंसोल यहाँ पे लगाए। हमें पता है कि पहले हेलो आएगा, फिर जेएस आएगा, फिर वर्ल्ड आएगा। ये आना है हेलो जेएस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि जेएस पहले आ गया वर्ल्ड बाद में आ गया, इस तरीके से कुछ। ये तो हो गया सिंक्रोनस का एग्जाम्पल, सिंक सीक्वेंस में चलना। अब एसिंक्रोनस का एग्जाम्पल एसिंक। कैसे बनाए इसको एसिंक? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब देखो सिंक्रोनस में प्रॉब्लम क्या हो सकती है। मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 10, और एक दूसरा वेरिएबल भी लिया है, उसको मैंने ले लिया b, उसकी वैल्यू नहीं पास की। मान लो यहाँ पर वही मैं लोडिंग वोडिंग ऐसे ही लगा देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। ये लोडिंग स्टेट मैंने यहाँ पे पास कर दी है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, a प्लस b को ऐड कर दो। और क्या किया है, b की वैल्यू को बताया, b की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो क्या आउटपुट आएगा? लोडिंग की भी जरूरत नहीं, चाहो तो हटा दो, बस वैसे हमें आउटपुट देखना है क्या। b की वैल्यू असाइन कर दी मैंने 20। तो रिजल्ट देखोगे तो NaN आ गया। प्रॉब्लम है, हम तो ऐड कर रहे थे दोनों नंबर बट ऐड नहीं हुए। तो जब भी हम किसी वेरिएबल में कुछ नहीं डालते तो उसमें अनडिफाइंड चला जाता है, क्योंकि ये तो सीक्वेंस पहले 208 चला फिर 209। अभी ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का ड्रॉबैक आ गया। हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन तब एग्जीक्यूट होनी चाहिए जब इसको b की वैल्यू मिल जाए। अब प्रोमिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। प्रोमिस क्या करता है, डिपेंडेंसी क्रिएट करता है कि जब तक वैल्यू ना मिले तब तक नेक्स्ट वाला पार्ट ना चले, कि जब तक मेरा एक काम खत्म नहीं हो जाता दूसरा काम नहीं चलना चाहिए, दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं होना चाहिए। बी, अब देखो, प्रोमिस एक हाई ऑर्डर्ड फंक्शन और इनबिल्ट ऑब्जेक्ट भी है, ये भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट न्यू से बनते हैं, प्रोमिस का पी कैपिटल। तो प्रोमिस एक हाई ऑर्डर्ड है, अभी बता दिया। हाई ऑर्डर्ड मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन पास कर सकते हो, फंक्शन जाएगा इसके अंदर।
वो एरो फंक्शन भी हो सकता है और विदाउट एरो भी हो सकता है। अब ये जो प्रोमिस है ये बना बनाया है, तो इसके अंदर दो पैरामीटर जाते ही जाते कंपलसरी हैं, और वो जो पैरामीटर होते हैं वो ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ही काम करते, फंक्शन ही होते हैं बने बनाए। एक तो रिजोल्व, नाम कुछ भी रख सकते हो, पूरा रिजोल्व रख दो या आरईएस रख दो, रिजेक्ट के लिए आरईसी रख दिया है। तो यहां पर अच्छा, ऊपर वाले केस को मैं थोड़ा अलग करता हूँ, एक मिनट। ये वाला जो केस हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे लिखा मैंने सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट भी लगा देते हैं इसमें ताकि पता लगे। ठीक है, तो सेट टाइम आउट में मैं इस वैल्यू को लेके जाता हूँ, इस वाली को, b इज इक्वल टू 20, और अब मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी। तो अभी भी रिजल्ट वही आएगा, इसमें टाइमर और डाल दिया मैंने यहाँ पर, चलो 2 सेकंड डाल दिया। देखो इसमें जो टाइमर होता है वो मिली सेकेंड में जाता है, 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये कुछ कैलकुलेशन है, 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे डाला 2000, मतलब 2 सेकेंड के बाद ये वाला पार्ट मेरा आफ्टर 2 सेकेंड चलेगा, ये पहले चल जाएगा a प्लस बी। तो इसमें एन नहीं आएगा, वही सेम, क्योंकि टाइमर की वजह से। अगर टाइमर नहीं होता यहां पर तो इसका रिजल्ट ठीक आता। तो वही हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे, प्रॉमिस के। तो प्रॉमिस एक इनबिल्ट फंक्शन है, यहां पर वही ऑब्जेक्ट, ये देखो न्यू प्रॉमिस हाई ऑर्डर्ड है, तो इसके अंदर एक फंक्शन जाएगा और उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होंगे, रिजोल्व एंड रिजेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, जो टाइमिंग वाला जो सेक्शन था वो मैंने इसमें लगा दिया, सेम वही टाइमर पास कर दिया है, प्रॉमिस के अंदर उस टाइमर को पास कर दिया है जो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो प्रॉमिस के अंदर हमने टाइमर डाल दिया, वही सेट टाइम आउट कि 2 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू मिलेगी किसकी, बी की 20। तो देखो ये जो प्रॉमिस है, अगर हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर लेट आरईएस में क्या आ रहा है रिजल्ट में, तो चेक अगर करते हैं, अभी इसको कॉल तो करना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं, मैं इसको चेक करता हूँ आरईएस। तो देखो प्रॉमिस पेंडिंग मिलेगा तुम्हें यहाँ, प्रॉमिस पेंडिंग। तो प्रॉमिस क्या है, एक असिंक फंक्शन है, ऑटोमेटिक बना हुआ पहले से, तो पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है इसको। तो जब भी प्रॉमिस एक बना हुआ ऑटोमेटिक, देखो ये प्रॉमिस इनबिल्ट प्रॉमिस है, तो इनबिल्ट प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में शो कर रहा है इसको। अब इसको पेंडिंग को कैसे हटाते हैं, तो पेंडिंग को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉट देन लगाना पड़ता है, या असिंक अवेट के थ्रू इसको रिजोल्व करना पड़ता है। ये डिफिकल्ट है थोड़ा, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आरईएस लिखा हुआ था, अगर इस प्रोमिस को मुझे रिजोल्व करना है, चलाना है, तो मुझे देन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, इनबिल्ट फंक्शन है देन। और देन भी हाई ऑर्डर्ड है, तो इसके अंदर भी मैं एक फंक्शन पास करता हूं। तो इसके अंदर मैंने कहा ठीक है, जब ये रिजोल्व हो जाता है तो हमें क्या करो, a प्लस बी का आउटपुट दो, कि जब उसको b की वैल्यू मिल जाए देन a और p को ऐड कर दो। ऐड तो कर देगा, बट अभी भी नहीं चलेगा, देखो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, नया कोई एरर है, क्योंकि इसका तो कोई यूज किया ही नहीं, रिजोल्व और रिजेक्ट।
ये तो हमने बताया ही नहीं कि प्रोमिस रिजोल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, तो इसको बताना पड़ता है। यहाँ पर ये रिजोल्व हुआ है रिजेक्ट, तो मैं यहाँ पे RES इसको कॉल कर लेता हूँ, ये फंक्शन ही है ऊपर जो पास किए हैं। अब देखो आफ्टर 2 सेकेंड 30 आ रहा है इसका आउटपुट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो लाइन है ये डिपेंड है किस पे, इस प्रोमिस की। जब तक ये प्रोमिस रिजोल्व नहीं हो जाता तब तक देन के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, चाहे उसको 2 सेकंड लगे चाहे उसको 10 सेकंड लगे। हो सकता है कि जब ये प्रोमिस रिजोल्व हो रहा था तो हो सकता है उस दौरान कोई एरर भी आ सकती है, तो रिजेक्ट वाला केस भी हो सकता है। तो मैं इसका रिजेक्ट का केस भी हैंडल कैसे करते हैं, मैंने अब की बार इसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट को हैंडल करने के लिए यहीं पर जैसे यहाँ पे हमने वैसे भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जो रिजल्ट था इसको रिजल्ट कर लो, दोनों जगह पे कंफ्यूज हो जाओगे, 2 जगह RES लिख दिया है। तो जो रिजल्ट आ रहा है उस पर देन कैच, कैच तब चलेगा एरर को हैंडल करने के लिए चलता है, ये भी हाई ऑर्डर्ड है। तो इसमें मैंने कह दिया कि एरर प्रिंट कर देना, यहाँ पर कुछ भी एरर ऐसे, ठीक है। देखो एरर आ गया, मैसेज एरर शो कर दिया इसने, क्योंकि हमने यहाँ पे रिजेक्ट चला रखा है। ऐसे ही इसके अंदर फाइनली कीवर्ड भी चलता है, और जो फाइनली होता है वो दोनों ही केसेस में चलता है फाइनली। जैसे मैंने लिख दिया ओल्डन, तो देखो रिजेक्शन के केस में भी आएगा ओल्डन, एरर आया ओल्डन आया। और अगर हम इसको रिजोल्व चलाएं, रिजेक्ट ना चलाएं, तब भी ओल्डन चलेगा, क्योंकि ओल्डन कंफर्म है कि ओल्डन चलता ही चलता है। ये फाइनली जो मेथड है ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे केस फुलफिल हो रहा हो चाहे रिजेक्ट हो रहा हो। ये जो ऊपर जो प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही थी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर, कि जब हमने टाइमर लगा दिया उस पर, तो टाइमर के बाद तो उसको वेट करना पड़ेगा, तो वेट करना पड़ेगा तो नीचे वाला जो कोड है वो पहले चल जाएगा, तो ऐसे केस में रिजल्ट क्या है, गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रोमिस के थ्रू जो नेक्स्ट वाला पार्ट था कि जब तक इसको वैल्यू मिलने में टाइम लगता है, बी की वैल्यू क्या है, तब तक नेक्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट ना करो। तो नेक्स्ट पार्ट को कब एग्जीक्यूट करो, प्रोमिस के साथ देन, और जितने चाहे उतने देन लग सकते हैं, कि पहले ये वाला पार्ट चले देन ये चले देन ये चले देन ये चले, तो देन की एक चेनिंग बन सकती है। तो ये तो एक इनबिल्ट प्रोमिस था, इनबिल्ट प्रोमिस जो बना हुआ प्रोमिस पहले से। ठीक है, तो इस प्रोमिस आप देखो, मैं ये तो इसमें मैंने टाइमर वगैरह लगा के चलाया है, तो हम अपना खुद का प्रोमिस भी बना सकते हैं। प्रॉमिस तो बनाने के लिए वही न्यू प्रोमिस ही लगता है। जैसे यहाँ पर हम बनाता हूँ मैं प्रोमिस 1, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हुए। नो न्यू प्रोमिस, ठीक है, प्रोमिस हमेशा ऐसे ही बनता है। तो मैंने यहाँ पर एक एरो फंक्शन लगाया इसमें, और यहाँ पर वही रिजोल्व एंड रिजेक्ट का केस। तो इधर से मैं कुछ डेटा पास कर रहा हूँ। चलो जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड इसको पास किया। अब अगर मैं इसको चेक करूंगा प्रोमिस 1, तो ऑब्वियसली पेंडिंग स्टेट शो करेगा। तो पेंडिंग स्टेट शो करेगा, तो हम इस मैसेज को किस में लेंगे, टाइमर में। तो टाइमर में हमारे पास वही टाइमर वगैरह जितना भी पास करोगे, अभी भी प्रोमिस पेंडिंग ही शो करेगा। तो मैं यहां से कुछ भी रिटर्न कर सकता हूं, कहने का मतलब मैं यहां से कुछ भी रिटर्न कर सकता हूं। तो इसको हम कैसे चलाएंगे, प्रोमिस
वन डॉट देन, तो डॉट देन के अंदर मैंने एरो फंक्शन लगाया और यहां पर वही उसको क्या करना पड़ेगा, आरईएस नहीं लिखोगे तब तक नहीं मिलेगा हमें आउटपुट। अगर मैं आरईएस नहीं लिखता हूं तो हमें कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो कुछ भी आउटपुट यहां पर नहीं आएगा। अच्छा, मैं इसको कर देता हूं रिजोल्व। अब रिजोल्व किया, क्या तब भी कोई आउटपुट आया है? कुछ भी नहीं आया अभी। रिजोल्व तो कर दिया, बट यहां पर जो देन का केस हमने यहां पे लगाया है, तो यहां से मैं देखो, ये तो हमने कंसोल डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि इस कंसोल को भी हटा दिया यहां से, कोई कंसोल का केस है नहीं हमारे पास। चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ, प्रॉमिस वन। ठीक है, तो देखो पेंडिंग स्टेट अभी भी शो कर रहा है, स्टिल शोइंग द पेंडिंग स्टेट। देन का केस मैंने इसमें लगाया। अब देन देखो, जो देन का लिंक होता है ना, देन का कनेक्शन हमेशा आरईएस के साथ होता है, ध्यान रखना। आरईएस का जो लिंक है रिजोल्व का, वो डायरेक्ट किससे है, देन वाले फंक्शन से। जो भी मैं आरईएस के अंदर पास करूंगा, आरईएस में मैंने पास किया, जैसे एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, एप्ट्रॉन, और इसी के अंदर आईडी हो गया, टाइटल हो गया, और एक मैं ब्रांड का नेम डाल देता हूँ। तो ब्रांड तो नहीं, क्या करूँगा, सिटी डाल देता हूँ, टू डाल दिया। ये तो ये रिजोल के अंदर जो भी चीज हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लिंक किससे है, डायरेक्ट लिंक देन के अंदर से है, देन से है डायरेक्ट लिंक। अभी मैंने क्या किया है, चलो ओके डाला है इसके अंदर, फिलहाल मैंने इसमें ओके पास किया। देखो हेलो वर्ल्ड भी आया और ओके भी आया, हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है और ओके भी आ रहा है। तो मुझे ओके नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि जो डेटा यहां पर है ये डेटा मुझे चाहिए। तो इस आरईएस का लिंक किससे, डायरेक्ट देन से। तो देन के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया उसको एज ए पैरामीटर यहाँ पे नाम रख सकते हैं डेटा। तो जो भी मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टोर कर रहा हूँ, मतलब पास किया जा रहा है, वो डायरेक्ट स्टोर हो गया डेटा के अंदर। आप डेटा को अगर एक्सेस करोगे तो एक्सेस कर सकते हो यहाँ से, कि डेटा ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर डॉट आईडी, देखो हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है 101। ये तो जस्ट एक मैसेज समझने के लिए तुम्हें बताया था, नहीं तो डायरेक्ट हमारा डेटा ऐसे चला जाता, रिजोल्व में कुछ पास करना हो तो। बाकी इसमें से कितना भी कुछ निकाल लो, सिटी, तो सिटी भी आ जाएगा हमारे पास। और अगर इस दौरान कोई एरर जनरेट होती है तो मैं इसको कैच, तो कैच के अंदर हम एरर वाला मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। अब एरर वाला मैसेज कैसे सेंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में मैंने अभी ट्रू पास कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इफ का केस हैंडल किया, अगर स्टेटस है
स्टेटस ट्रू है तो ये वाला पार्ट चले, अदरवाइज रिजेक्ट का केस चले और उसमें मैं एरर डाल देता हूं समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी मेरे पास स्टेटस ट्रू है और इस एरर को मैं यहाँ पर इस वेरिएबल में कैच कर लेता हूँ, यहाँ पर एरर में, और कंसोल में एरर। Then you can also add finally here. तो जैसे ही टाइमर फिनिश होगा तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन शो कर रहा था वो मेरे पास आ गई। चाहते तो डायरेक्ट डेटा भी लिख सकते थे, कंप्लीट डेटा आ जाएगा। ये आ गई उसकी इंफॉर्मेशन। और अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ रिजेक्ट का उसका फॉल्स, जैसे ही मैं फॉल्स पास करूंगा तो अब ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एरर दिखेगी समथिंग वेंट रॉन्ग और ऑल डन यहाँ पर आ गया। तो हम प्रोमिस जब बनाते हैं तो जब भी प्रोमिस बनता है न्यू कीवर्ड यूज होता है, और प्रोमिस पेंडिंग स्टेट में रहता है तो उस पेंडिंग स्टेट को हमें सोल्व करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रिजोल्व करना है के लिए हम देन फंक्शन का यूज करते हैं। और अगर उसको रिजोल्व करते कोई एरर आती है तो उसके लिए हम कैच यूज करते हैं। और अगर हमें कोई मैस चलाना ही है कि फाइनली जो आउटपुट है कुछ भी हमें दिखे तो उसके लिए फाइनली कीवर्ड का यूज करते हैं। तो देन कितने भी हो सकते हैं इसमें। तो प्रोमिस क्या होता है, एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन होता है, फ्यूचर में ओपन होने वाला। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया प्रोमिस। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस वही है कि एक ऑब्जेक्ट है दैट जो इवेंचुअल कंप्लीशन मतलब फ्यूचरिस्टिक जो टास्क उसको परफॉर्म करता है और एसिंक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एसिंक ऑपरेशंस वही होते हैं जो मतलब टाइम का वेट नहीं करते, ऑटोमेटिक चल जाते हैं। तो इसमें पेंडिंग स्टेट हो सकती है फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। तो फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ है जब भी हम कोई प्रोमिस चलाएंगे या तो फुलफिल होगा या रिजेक्ट होगा। तो जब भी प्रोमिस फुलफिल होता है उसका केस कनेक्शन देन से, रिजेक्ट का कैच से होता है, एरर हैंडल वगैरह करते हैं हम इसमें तो देन कैच यहाँ पे लिखा हुआ है, एक डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखा रखा है। मैंने अपना एग्जाम्पल अलग से दिया, यहाँ पे बहुत छोटा एग्जाम्पल था। अब देखो ये तो हमने प्रोमिस बनाया, इनबिल्ट प्रोमिस है जावास्क्रिप्ट में, इनबिल्ट। अब इनबिल्ट प्रोमिस कौन सा है, तो इनबिल्ट मतलब एपीआई कॉलिंग कर जावास्क्रिप्ट में जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआई कॉलिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है फैच मेथड होता है इसमें जावास्क्रिप्ट में, प्रोमिस बेस्ड मेथड फैच। ठीक है, फैच एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोमिस बेस्ड है, इनबिल्ट। तो एपीआई कॉलिंग में हम इसको यूज करते हैं। तो चलो मैं फैच, और फैच का जो सिंटेक्स क्या है, फैच के अंदर एपीआई का पाथ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। अब मैं एक एपीआई कॉल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डमी एपीआई जेसन प्लेस होल्डर, वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट्स एपीआई। तो देखो फेक स्टोर से मैं यहाँ यूआरएल पाथ ले रहा हूँ, एचटीटीपी प्रोडक्ट्स तक का ले रहा हूँ, 1 से तो पहला ही प्रोडक्ट दिखाएगा, अभी तो सारे देखने हैं। तो ये देख, एक मिनट, ये पाथ है। तो देखो ये एपीआई आ गया हमारे पास, ये एपीआई का डेटा है और जो भी डेटा होता है कुछ इसी फॉर्म में मिलेगा
ऑब्जेक्ट कैसे बना रखा है? जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में और जेसन ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। जो जेएस ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ तुम्हारा इस तरीके से बनता है, कर्ली ब्रैकेट वगैरह लगा के ही बनाते हो। जेएस ऑब्जेक्ट भी जावा और जेसन ऑब्जेक्ट भी सेम उसी तरीके से। यहाँ पे जैसे आईडी 101, ठीक है, नेम, और यहाँ पे लिख दिया है सिटी नोएडा। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? जावा जेएस ऑब्जेक्ट। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को अगर जेसन ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो जेसन में अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो उसके अंदर जितनी भी कीज होती है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहती है, सारी की सारी कीज, सभी कीज डबल कोट्स में मिलेंगी। वैल्यू जैसे लिखते थे वैसे ही लिखनी है, कोट्स। ये मेरा बन गया जेसन ऑब्जेक्ट। अच्छा, बैठ दो। क्लास तो काफी जा चुकी है। तो कॉल करके पूछ लेते मेरे से। 12 बजे है क्लास का टाइम। क्लास तो काफी जा चुकी है, बस फिनिश होने वाली है। रिएक्ट का नहीं, जावास्क्रिप्ट चल रहा है। रिएक्ट इसके बाद करा हुआ, जैसे ही जावास्क्रिप्ट फिनिश होगी ना, इसी बैच में होगा। जावास्क्रिप्ट फिनिश होने के बाद रिएक्ट स्टार्ट होगा। क्लासेस पे डिपेंड करता है, 2 3 4 5 ज्वाइन कर लेना। अगर क्लास में आना हो तो आ जाना, नहीं तो रिएक्ट स्टार्ट हो तब आ जाना, ऑनलाइन ले लेना। ठीक है, ठीक है। एक बार दिखेगा वो तो, मैंने कोई है नहीं इसलिए नहीं लगा रखा। लगा दूंगा, बैठ जाओ। आज की क्लास की तो रिकॉर्डिंग ही देखोगे, और तो नहीं समझ में आएगा भी। ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये जेसन ऑब्जेक्ट है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है, इसमें जितनी भी कीज है उन पे डबल कोड इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है। इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास। यहाँ पर ये इनबिल्ट जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा होगा। तो जेसन क्या है? डेटा को ट्रांसपोर्ट करने की लैंग्वेज है, फ्रंट एंड टू बैक एंड, बैक एंड टू फ्रंट एंड, डेटा ट्रांसपोर्टेशन लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा पॉइंट होता है जेसन, बस छोटा सा पार्ट है जो मैंने यहाँ पे बता दिया, इतना ही होता है जेसन। तो डेटा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जेसन फॉर्मेट के अंदर, इसलिए जो ये एपीआई का डेटा है ये सारा कंप्लीट जेसन ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के पहले भी यहाँ पर देखोगे तो एरे बना हुआ है, एरे, तो इसको कहेंगे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैं नीचे यहाँ पे कॉल करना है मुझे उसे। अब कॉल करने के लिए बैकटिक जो हमारे पास एपीआई था वो ये वाला नहीं था एपीआई, ये है एपीआई http://fakestore.api.com,
ये एपीआई है हमारे पास। तो ये एपीआई क्या है, प्रोमिस बेस्ड एपीआई। तो फेच फंक्शन क्या करता है, इनबिल्ट प्रोमिस है, तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये रिटर्न करता है हमें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरईएस, रिजल्ट में क्या देता है, तो रिजल्ट में हमें प्रोमिस पेंडिंग मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो प्रोमिस जो है वही फुलफिल्ड पेंडिंग स्टेट है, फिलहाल तो फुलफिल्ड ही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या, इससे ये कंफर्म हो रहा है हमें कि जो प्रोमिस है वो कैसा है। देखो पेंडिंग स्टेट आ रही है, प्रोमिस क्या है, पेंडिंग। अब प्रोमिस पेंडिंग को कैसे चलाते हैं, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोमिस पेंडिंग को चलाने के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, देन का। तो आरईएस डॉट देन, तो देन के अंदर मैं पास कर देता हूं। और देखो डायरेक्ट आरईएस यहाँ पे लगाने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट इसके साथ चला सकते हैं, कोड को छोटा कर सकते हो, डॉट देन। तो जो भी इस फंक्शन का रेस्पॉन्स आएगा उसको मैं डायरेक्ट इसके इनर फंक्शन में पास कर दूंगा। यहाँ पे चला जाएगा रेस्पॉन्स, और रिजल्ट में अभी अगर रेस्पॉन्स देखा जाता है तो देखोगे, आप देखो इसको, यहाँ पर आ गया रेस्पॉन्स में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है कि उसको ये यूआरएल एड्रेस इंटरनेट पे मिल चुका है, स्टेटस इसका 200 है, ओके ट्रू आ रहा है। तो जो भी आउटपुट यहां से आ रहा है इसको हम वापस रिटर्न कर देंगे, लेकिन जब हम रिटर्न करेंगे तो वन लाइनर में रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक लाइन का फंक्शन है तो रिटर्न नहीं लिखते हम इसके अंदर, सिंगल लाइनर में हम डायरेक्ट जो, देखो एक तो ये ध्यान रखना है कि इसको यूआरएल एड्रेस मिल गया, उस पर डेटा रखा हुआ है, एपीआई का डेटा है यहाँ पर, और ये डेटा किस फॉर्मेट में है, जेसन में। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट समझ में आता है, जेसन ऑब्जेक्ट नहीं रीड करता हूँ। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ कहेंगे जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो जेसन में, मतलब जेएस ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर दो। तो जेसन फंक्शन क्या होता है, उसको रिटर्न करके दे देगा हमें। जेसन मैंने यहाँ पे लगाया, फिर डॉट देन, तो ये 2 बार रिजोल्व होता है, ध्यान भी रखना है, 2 टाइम्स रिजोल्व होता है। तो कन्वर्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैंने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो इसका डेटा मैं चेक करता हूँ। तो देखो एपीआई का डेटा हमारे पास आ चुका है, कितना है, 20 रिकॉर्ड्स है, वही रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ पर दिख रहे थे, सेम रिकॉर्ड्स हैं, तो वही डेटा आ रहा है। बट यहाँ पर जितना भी डेटा आ रहा है उस पर किसी पर भी की में इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सभी कीज एक्सेस हो रही हैं, कीज एक्सेस हो रही है, तो ये जो डेटा है, अगर मुझे चेक करना हो, इसको मैं करली ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो मैं अगर चेक करूँ कि डेटा मेरे पास कितना है, ये भी चेक कर सकता हूँ डेटा डॉट लेंथ फंक्शन लगा के। तो डेटा मेरे पास है 20 आई, जो एपीआई में जो रिकॉर्ड्स है वो 20 है। तो किसी पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को देखना है तो वो भी देख सकते हो। से मैंने लिखा डेटा, तो डेटा एक एरे है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0 तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड देगा, सिर्फ एक आ रहा है ID1, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का। और इसमें से भी अगर मुझे टाइटल निकालना है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए डॉट या क्वेश्चन मार्क डॉट यूज होता है, और की का नेम है टाइटल। ये टाइटल मेरा यहाँ पर आ गया, इसी टाइटल को यहाँ पर हम शो कर सकते हैं कहीं पर भी। मैं यहाँ प्रोडक्ट शो करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ चलाता हूँ एक लूप, I0, डेटा डॉट लेंथ, I++,
तो इसके अंदर हमें डेटा शो करना है, तो डेटा में से निकालते हैं कोई एक रिकॉर्ड कि डेटा, उसके अंदर आ गया 0। अब 0 लिखोगे तो एक ही आएगा, उसमें से मुझे टाइटल देखना है। तो टाइटल कितनी बार, वह सेम टाइटल कितनी बार आ गया, 20 टाइम्स, लेकिन टाइटल डिफरेंट करने हैं ना, आई लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि जितनी बार लूप चलेगा आई की वैल्यू चेंज होगी। तो देखो सभी प्रोडक्ट्स के नेम आ चुके हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैन कॉटन शर्ट, मैन कैजुअल स्लीव, ये सारे आ गए, टी शर्ट वगैरह। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक फॉर्मेट बना के यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ। कंसोल, यहाँ मैंने टेबल बना दिया। अच्छा, टेबल, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाना, वहाँ पर चेक करने के लिए ब्राउजर में भेजने के लिए फंक्शन लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मैंने यहाँ पे टेबल, टेबल ओपन, टेबल क्लोज। तो इस पार्ट को क्लोज करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो टेबल स्टार्ट हो गई, टेबल क्लोज हो गई। ये म्यूट, तो टेबल मेरी ओपन हो गई है, टेबल क्लोज हो गई है। तो टेबल में सबसे पहले क्या बनता है, हेडिंग बनेगा टीआर। तो टीआर के अंदर मैं कुछ डेटा निकालता हूँ यहाँ पर। तो इसी टेबल में हम लगा देते हैं टीएच या टीडी, जो भी लेना है। चलो टीएच लेंगे। यहाँ से मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल रहा हूँ, कुछ निकाल देता हूँ। टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन तो बहुत बड़ा है। टाइटल, प्राइस और इमेज, तीन चीज़ें निकाल देता हूँ। टाइटल, इमेज लगा देते हैं दूसरे को, और एक प्राइस। यहाँ पे देखो ये टेबल तो बन चुकी है, टाइटल, प्राइस। तो टेबल का मैं बॉर्डर यहाँ मेंशन करता हूँ, बॉर्डर आना चाहिए कितना, 1, और इसकी विड्थ 100% कर दी। विड्थ मैंने कितनी कर दी, 100। ये क्यों ऑन कर रहे हो बार बार, जब पूछना हो तब ऑन करना, पहले मुझे कोड करने दो। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। पीछे से बैकग्राउंड वाइज बहुत आ रही है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ टी आर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, टी आर बन गया हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, इसमें टीडी, और टीडी के अंदर बैकटिक भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट चाहो तो बैकटिक भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है।
बट यहाँ पे मैं वेरिएबल में यूज़ करना पड़ेगा, डॉलर करली ओपन करली क्लोज, डेटा, डेटा के अंदर मैं पास कर देता हूँ आई और उसमें से निकाल लूँगा टाइटल। तो सबके टाइटल आ चुके हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स थे सबके नेम यहाँ पर आ चुके हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। और क्या निकालना है इसमें से, तो मैं ये कम है यहाँ पर इसका इमेज और एक क्या है प्राइस। तो प्राइस आ गया। इमेज कैसे आएगी, क्योंकि इमेज किस में आती है, आईएमजी टैग के अंदर, इमेज आईएमजी से ही लगी, ध्यान रखिए इमेज आएगी आईएमजी के अंदर ही। मैं इसकी विड्थ 100 पिक्सल, नहीं तो इमेज बहुत बड़ी आ जाएगी। हाइट 100 पिक्सल, सोर्स, हाँ क्या हुआ, डॉलर, डेटा, आई डॉट इमेज, बैकटिक भी लगाया हुआ ना मैंने इसमें, आ गई इमेज, ठीक है। तो सभी प्रोडक्ट्स की इमेज आ चुकी है। तो वहाँ से जो मैंने एपीआई का डेटा कॉल किया, जितने भी प्रोडक्ट्स थे सभी इमेजेस यहाँ पर आ गई। विड्थ क्यों नहीं चले इसकी, 100% करते हैं थोड़ा सा जल्दी, 100% में तो बहुत बड़ी आ गई है, 50% कर लेना ठीक है। तो ये हमारे पास एपीआई का डेटा आ चुका है। अब इस पर बूटस्ट्रैप लगाना है तो किसी तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो ये एपीआई कॉलिंग का प्रोसेस था, एपीआई को कैसे कॉल किया गया है। अब किसको क्या पूछना है पूछ सकता है। सर जहाँ फेच लिखे हुए हैं वहाँ जैसे हम डेटा को वहाँ से गेट कर रहे हैं तो क्या गेट लिख सकते हैं? नहीं, गेट वेट कुछ नहीं लिख सकते अभी, तो सर फेच ही ठीक, अभी फिलहाल फैच लिखना है, ठीक है। जी वो अलग होता है जब करोगे तो इसके अंदर और भी चीज़ें पास होती हैं बहुत सारी, मेथड वगैरह, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट चल जाएगा। गेट एपीआई डायरेक्ट चल जाता है। अच्छा जैसे वहाँ से हमें जेसन मिल रहा है, हाँ, एपीआई से, तो फिर ये जेसन रेस डॉट जेसन हमने कन्वर्ट किया है, उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। वो जेसन ऑब्जेक्ट था, उसको जेएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जेसन लगा दिया। ओके सर। क्योंकि जब तक वो जेएस ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ब्राउजर के अंदर शो नहीं होगा। हाँ समझ नहीं पाएगा। बाकी मैंने जितना पार्ट रिपीट करना है वो लूप के अंदर रखना है, जितना रिपीट नहीं करना है वो लूप से बाहर रखना है। क्योंकि टाइटल एक बार चाहिए, इसलिए टाइटल को कहाँ रखा है, आउटसाइड ऑफ द लूप। अगर मैं टाइटल को लूप में डाल दूंगा तो टाइटल बार बार आएगा। हाँ सर वो ठीक है। ठीक है सर। तो अब इसको शो करने का ऐसा जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा के शो करो, उसको डॉम से शो कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से भी दिखा सकते हो, पर डेटा फेचिंग सेम इसी मेथड से होगी। अब दिखने में कैसा होगा वो तो HTML लगाओ, CSS लगाओ या फिर बूटस्ट्रैप लगाओ, उसको UI को थोड़ा डिजाइन कर सकते हो। उसमें सर बूटस्ट्रैप डाल देंगे तो वो हाँ, वो थोड़ा सा डिजाइन,
थोड़ा स्टाइलिंग में आ जाएगा और कुछ नहीं। जी हाँ जी हाँ सर। कंटेनर प्रोडक्ट डाल के वो तो अच्छा बना वो तो कैसे ही बना सकते हो, डेटा पिक कैसे करते हैं और शो कैसे करते हैं, मैंने वो प्रोसेस यहाँ क्लियर कर दिया। जी जी हाँ ये क्लियर है। इसी को हम असिंक अवेट से भी कर सकते हैं, ठीक है, असिंक अवेट वाले सिस्टम से भी किया जा सकता है इसको। तो असिंक अवेट से करना है तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ गेट प्रोडक्ट्स, सेम मेथड होगा यही, बस सब कुछ सेम रहेगा, बस खाली मैं असिंक अवेट लगाऊंगा प्रोडक्ट्स। तो और इस गेट प्रोडक्ट फंक्शन को कर दिया कॉल। अब इसके अंदर फैच एपीआई लगा देते हैं, वही फैच वाला मेथड मैंने इसमें पास कर दिया डायरेक्ट। अब हमें पता है कि जो फैच है ये क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न। तो प्रॉमिस को सोल्व करने के दो तरीके, तो देन लगाओ, देन वाला तो केस कर लिया हमने ऊपर, या फिर जब भी कोई प्रॉमिस, कोई भी मतलब कोई भी इनबिल्ट फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है उसके सामने हम डायरेक्ट अवेट लगा सकते हैं, क्योंकि वो वेट करेगा, बैकएंड में जाएगा, डेटा को कॉल करेगा। बट ये जो अवेट लगाएंगे, अवेट तभी काम करेगा, अवेट कीवर्ड तभी वर्क करता है जब जिस फंक्शन में इसको लगाया जा रहा है वो फंक्शन मस्ट बी असिंक। तो इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, जो फंक्शन हमने बनाया अभी असिंक, क्योंकि असिंक अवेट का कॉम्बिनेशन चलता है। अगर ओनली अवेट लगाओगे एरर देगा, तो ये जो आउटसाइडर वाला फंक्शन है इस पे लगाना पड़ेगा असिंक। बाकी सब प्रोसेस सेम है, तो इसको चेक करोगे, यहाँ पे मैं लिखूं RES, इसमें भी वही रिजल्ट मिलेगा जैसे वहां पे मिला था, सेम आउटपुट ये देगा। देखो सेम वही आउटपुट आएगा, क्या कौन सा चला हुआ है, अच्छा फंक्शन कॉल नहीं कर रखा, वही आ रहा है। देखो थोड़ी देर पहले आया, सेम वही रिजल्ट आ रहा है, रेस्पॉन्स टाइप स्टेटस 200 ओके ट्रू। इसमें देन नहीं लगाना होता, फिर कन्वर्ट करना इसमें भी है, ये इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जेसन जो फंक्शन है ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसको चेक करना वो प्रॉमिस रिटर्न करता है नहीं करता, वो देख सकते हो यहाँ पर। अगर मैं डेटा को कंसोल करता हूँ तो फिर से प्रॉमिस पेंडिंग मिलेगा, यहाँ पर आ रहा है पेंडिंग। इससे क्लियर है कि ये फंक्शन क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न। जो भी प्रॉमिस रिटर्न करता है उसके सामने क्या लगा दो, अभी आप देखो डेटा आ गया। अब मुझे खाली क्या करना है, इसको डिस्प्ले कराना। डिस्प्ले कराना वैसे ही है जैसे ऊपर कराया था, वही कोड में डाल देता हूँ। लेंथ निकालोगे, लूप चलाओगे, मतलब यहाँ ये वाला केस पूरा सेम रहेगा, इतना यहाँ से कहाँ तक है, ये वाला यहाँ, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी थोड़ा इजी तरीके से है। डेटा डेटा की हमने लेंथ निकाल ली, इसमें भी रिजल्ट वही आना चाहिए, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हम डॉट देन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, और असिंक अवेट का, असिंक अवेट इजी पड़ता है। बट असिंक जब भी अवेट लगाओगे तो असिंक कीवर्ड यूज होगा ही होगा, ध्यान रखना है। असिंक अवेट कॉम्बिनेशन के साथ चलता है। तो अगर कोई भी फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है तो उसको या तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करो डॉट देन लगा के, या फिर असिंक अवेट के थ्रू। और इसको हम कई बार ट्राई कैच में भी चला देते हैं, इस कंप्लीट कोड को। जितना भी कोड था इसको ज्यादातर हम ऐसे चला देते हैं, ट्राई कैच, मतलब ट्राई में जल जाएगा एपीआई। ट्राई में क्या डाल दिया मैंने, ट्राई कैच, ट्राई में तो पूरा कोड डाल दिया था,
और कैच में क्या है, अगर एपीआई कॉल करते वक्त कोई एरर आती है तो इसमें आ जाएगी। और हर हालत में कोई फंक्शन चलाना है तो क्या लगा सकते हो, फाइनली, मतलब फाइनली चलेगा ही चलेगा, चाहे उसमें एरर आए या फिर एपीआई कॉल हो। देखो ओल्डन आ रहा है, और अगर मैं इसको कह दूं ट्राई कैच फाइनली, एरर हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं, ये हर लैंग्वेज में मिलते हैं लगभग, ट्राई कैच फाइनली कीवर्ड। तो उसमें डॉट देन लग के चल रहा था कैच, इसमें डायरेक्ट चलता है। ठीक है, ये करना है, क्लास ओवर है। और